राहुल का नाम सुनकर आकाश और पायल सदमे में थे। आकाश डरते हुए कहता है, पर राहुल तो मर चुका है। पवन ने अपने हाथों से उसे मारा था। ये सुनकर अब पवन भी चौंक जाता है और आकाश के पाकर जाकर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने राहुल को नहीं मारा। राहुल चीना से कहता है कि इनसे पूछो कि इनके पास क्या सबूत है कि पवन ने राहुल को मारा है। चीना अचानक से सबसे दूर जाकर खड़ा हो जाता है और घबरा कर पूछता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह क्या चल रहा है। कौन जिंदा है, कौन मरा हुआ और कौन कातिल। मुझे बस यहाँ से जाना है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। राहुल यह देखकर समझ जाता है कि चीना डर चुका है और वह उसे समझाता है कि कोई भी यहाँ तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। पर आपने तो अपना नाम राहुल बताया और ये दूसरे साहब कह रहे हैं कि आप तो मर चुके हैं। पहले मुझे सब बात सच बताओ, मैं तभी आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर राहुल उसे कहता है, तो सुनो चीना, मैं यानी राहुल और पवन जो मेरे साथ हैं, हम दोनों मर चुके हैं और आत्मा है। बस तुम ही हमें सुन सकते हो, पर मैं सभी को छू सकता हूँ लेकिन पवन नहीं। और हमें यहाँ ये पता लगाना है कि हमने किसने मारा और क्यों। और ये और कोई नहीं, मेरा भाई और मंगेतर बात आ सकते हैं जो यहीं मौजूद है और तुम्हें हमारी आवाज़ बनना होगा। फिर चीना घबराते हुए कहता है, आप सही में सच ही बोल रहे हो ना? हाँ चीना, हमारा यकीन करो। मुझे करना क्या है फिर पवन चीना के पास आकर कहता है कि इनसे पूछो कि राहुल को किसने मारा और ये पवन यानी मेरा नाम क्यों ले रहा है। इन्हें कहो या तो ये सच बताएं या मरने के लिए तैयार रहें। ये सुनकर फिर वह डर जाता है, पर राहुल उसे कहता है, तुम मत डरो, हम बस उन्हें डराना चाहते हैं ताकि वो सच बोल सके। फिर चीना घबराए हुए आकाश और पायल के पास जाकर कहता है कि आप सब सच बता दो, नहीं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। फिर आकाश कहता है, तुम्हें बताया तो कि हमने राहुल को नहीं मारा, बस हमने राहुल भैया के साथ विश्वासघात किया। ये सब पवन की वजह से ही हो रहा है। अगर वो पागल अपने पागलपन को काबू में रखता तो ये सब ना होता। आकाश ने यह नहीं जानता कि पवन भी वहीं मौजूद है। चीना उसे बताने ही वाला होता है कि राहुल उसे रोक लेता है। आकाश कहता है, भाई हमें नहीं पता कि आप ही हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दो प्लीज़, हम हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। पायल भी आकाश के साथ हाथ जोड़ते हुए रोती हुई ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ जाती हैं। राहुल पवन के पास जाकर कहता है, ये किस पागलपन की बात कर रहे हैं पवन? कहीं तुम भी तो मुझे अपनी बातों में उलझा नहीं रहे? मैं खुद कंफ्यूज हूँ राहुल। अगर मैं दोषी हुआ तो मैं हर सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। अब सज़ा कैसी? पवन तुम मर चुके हो, क्या तुम भूल गए? फिर राहुल चीना को कहता है, इन्हें कहो कि मैंने इन्हें माफ़ किया, पर इन्हें हमें हर बात बतानी होगी, शुरू से लेकर आखिर तक। फिर यही बात चीना आकाश को कहता है। आकाश उन्हें बताता है कि राहुल ने ही एक दिन मुझे पवन की पत्नी अंकिता से मिलवाया था और मुझे बताया था कि उसे मुझसे कुछ ज़रूरी काम है। जब मैं अंकिता से मिला तो उसने अपने पति पवन के बारे में बताया कि कई बार जब कोई मेरे करीब आता है तब पवन को ना जाने क्या हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पवन नहीं कोई और हो जो मेरे लिए कुछ भी कर जाए। फिर मैंने उन्हें सलाह दी कि पवन को मेरे पास लाएं और मैं उनका चेकअप करता हूँ। हमें पवन की चेकअप करने के बाद पता चला पवन को मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जो पवन के अंदर के शैतान को बाहर ला देता है और वो अंकिता के पास आने वाले इंसान को छोटी छोटी बातों पर भी मार सकता है। जब मैंने उसे हिप्नोटाइज किया तो उसने मुझे बताया कि उसने अब तक अंकिता के ऊपर बुरी नज़र रखने वाले 3 लोगों को मौत के घाट उतारा है और जब वो जिंदा है अंकिता को अपने से दूर नहीं होने देगा और उसके और अंकिता के बीच आने वाले हर इंसान को वह मौत दे देगा। ये अब तक अंकिता को भी पता चल चुका था। वह डरी हुई थी कि उसका पति एक कातिल है
वो मुझसे इस बारे में सलाह मशवरा करती है। वो कहती है, क्या हमें पुलिस के पास जाना चाहिए? मैंने उसे समझाया कि पवन को कोई सलाखें नहीं रोक सकती। उन्हें हर पल उसके साथ ही रहना होगा और ध्यान रखना होगा कि किसी को हानि ना पहुंचाए। अंकिता ऐसा ही करती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पवन के साथ समय बिताती है। दूसरी तरफ राहुल भैया काम में इतने बिजी हो चुके थे कि वो पायल को भूल ही चुके थे और इसी बीच मेरे और पायल की नज़दीकियां बढ़ने लगी। हमने कई बार राहुल को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करने की प्लानिंग की। फिर एक दिन वो रात आई जिस दिन ये सब हुआ। उस दिन मैं और पायल भी उसी शादी में मौजूद थे। मैंने देखा कि राहुल ने अंकिता को अपनी बाहों में उठा लिया। पहले मैं नॉर्मल था, पर जब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि राहुल को एक ही शख्स हमारी ज़िंदगी से हटा सकता है, वो था पवन, जो अंकिता और राहुल को घूर रहा था। मैं उसके पास जाता हूँ और उससे पहले तो बस यूं ही नॉर्मल बातें करता हूँ। फिर मैं धीरे धीरे उसे अंकिता और राहुल की कॉलेज के टाइम की दोस्ती के बारे में बताता हूँ। ये सुनकर पवन को इतना गुस्सा आ जाता है कि वह वहाँ से उठकर चला जाता है। लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि राहुल को आज ही मार देगा। मैं उसका पीछा करता हूँ और देखता हूँ कि पवन ने राहुल के सीने में खंजर घोंप रखा है। किसी को पता नहीं चलता कि जहाँ शादी में लोग खुशी से नाच रहे हैं, वहीं उनके पास किसी का खून हो चुका है। मैं राहुल की तलाश को सबसे छुपाकर अपने घर में से ले जाता हूँ और पहले पायल और बाद में अंकिता को सब बताता हूँ। अंकिता सदमे में थी। वो मुझे कहती है कि मैं पुलिस को सब बता रही हूँ, पर मैं उसे मना करता हूँ। वो कहती है उसे पवन से छुटकारा चाहिए, वो एक खूनी के साथ रह रही है। मैंने भी उसे बातों में उलझाया और कहा कि मैं मेरे भाई के कातिल को ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो हमने एक प्लान बनाया और कातिल को पवन के लिए हायर किया, जो पवन को मार सके, और हमने ऐसा ही किया। पवन को हमने अंकिता की मदद से मार दिया और हमने उस कातिल को पवन की लाश को छुपाने और नष्ट करने के लिए कहा और उसने ऐसा ही किया। फिर मैंने राहुल के खून को कार के एक्सीडेंट में बदल दिया, जिससे पुलिस को शक हो कि उसका खून हुआ है। पर कुछ दिनों के बाद मेरे और अंकिता के पास उस कातिल का फ़ोन फिर से आने लगा और उसने बताया कि पवन जिंदा है और मेरे पास है और वो सब तक उन दोनों से पैसे ऐंठ रहा है। ये सुनकर राहुल और पवन दोनों शौक में थे। राहुल पवन की ओर देखता है और पवन राहुल की ओर। पवन को सब पता चल चुका था कि ये क्या हो रहा है। वो राहुल से कहता है, राहुल, मैं मेरे दूसरे रूप से अनजान हूँ, पर अब वो सब जान चुका हूँ और उसे बस तुम ही रोक सकते हो। पर कैसे पवन, मैं कैसे? राहुल ने यह बोला ही था कि अचानक पवन अपने शरीर की ओर फिर से खींचा चला जाता है। कुछ ही पलों में राहुल सामने से गायब हो जाता है। पवन अपने शरीर में पहुंच चुका था, जहां वो ब्लैकमेलर पवन को इंजेक्शन लगा रहा था कि अचानक से पवन की आंख खुलती है और वो ब्लैकमेलर घबरा कर उसकी ओर देखता है, पर कुछ बोल नहीं पाता। पवन अचानक उसे उसकी गर्दन को अपने हाथों से पकड़ता है और अपने एक ही हाथ से उसकी गर्दन को तोड़ देता है। वो वहीं पर मर जाता है। पवन उस बॉक्स से बाहर आता है और अंगड़ाई लेता है और कहता है, राहुल, तू जब जिंदा था तब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो अब मरने के बाद तू क्या कर सकता है? यह कहकर पवन हंसता हुआ आगे बढ़ जाता है। पवन अब जिंदा हो चुका था और उसके अंदर का शैतान भी अब पवन के शरीर पर पवन से ज़्यादा उसके अंदर के शैतान का कब्जा था। वह एक पुराने घर में अपने बसेरा बनाता है। दूसरी तरफ राहुल अब समझ चुका था और वह यह भी समझ चुका था कि आकाश के बिना पवन को ठीक नहीं किया जा सकता। तो यह फैसला करता है कि उसके आकाश को उसके जुल्मों की सज़ा अभी देना ठीक नहीं। वह चीना की मदद से आकाश को कहता है कि वह उसे माफ़ कर रहा है ताकि वह पवन को ठीक करके उसकी मदद करे। तो वो पवन के बारे में आकाश को बताता है कि पवन सब जान चुका है। आकाश राहुल को वादा करता है कि वह हर तरह से
उसकी मदद करने के लिए तैयार है। राहुल सोच रहा था कि पवन का क्या हो, क्या वह जिंदा है या मर चुका है। उसका मन कह रहा था कि पवन जरूर जिंदा है और उसके लिए उसे तैयार रहना हो। पवन का घर अंकिता के पास पवन के माता पिता आते हैं और कहते हैं, बिटिया अंकिता, हमने तुम्हें एक बहू की तरह नहीं, बेटी की नज़र से देखा। पवन के जाने के बाद तुम अकेली पड़ चुकी हो और हमें तुम्हारी चिंता है। तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही नहीं बिता सकती। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैं ठीक हूँ। मैं मानती हूँ मैं पवन को नहीं भुला सकती, पर मुझे ऐसा ही जीने की आदत डालनी होगी। बेटी, तुम्हें इस दर्द से दूर जाने के लिए एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हमने तुम्हारी शादी करने का फैसला किया है और वह शादी हम अविनाश के साथ तय की है। हम तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते। फैसला तुम्हारे ऊपर है। यह सुनकर अंकिता कुछ देर सोचती है और उन्हें कहती है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती माँ बाबूजी, मुझे कुछ वक्त दो। हाँ बेटी, तुम्हें जितना वक्त चाहिए वो लो। पवन जैसा भी था, अंकिता उससे प्यार करती थी। पवन का पागलपन उनके बीच में आ गया, जिसकी वजह से अंकिता को ना चाहते हुए भी वह फैसला लेना पड़ा। अंकिता कुछ दिन बाद फिर से इस बारे में सोचती है, लेकिन उसे यह फैसला तो लेना ही था और वह फैमिली से कहती हैं कि वह तैयार है अविनाश से शादी के लिए। अविनाश इस बारे में नहीं जानता था। वह अपने माता पिता के पास जाता है और कहता है कि माँ बाबूजी, एक बार मेरे से पूछ तो लेते। मैंने अंकिता भाभी को कभी भी उस नज़र से नहीं देखा। हम शादी के बंधन में बंध सकते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता अटूट नहीं हो सकता। बेटा, वक्त के साथ सब बदल जाएगा और धीरे धीरे तुम एक दूसरे के करीब आ जाओगे। अंकिता के बारे में सोचो कि उस पर क्या बीत रही होगी। इतनी कम उम्र में उसने पवन को खो दिया। वह अकेली है। उसके साथ दो, शायद पवन भी यही चाहता। अविनाश भी उस बात पर सहमत हो जाता है। अविनाश और अंकिता की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। यह बात राहुल के भाई आकाश के पास भी पहुंच जाती है। यह सुनते ही वे चीना के पास जाता है। चीना एक झोपड़पट्टी में रहता था। वह चीना के पास जाता है और चीना को कहता है कि चीना, मुझे राहुल भैया से बात करनी है और तुम एक अकेले इंसान हो जो राहुल भैया से बात कर सकते हो। बस तुम्हें ही मालूम है कि वो कहाँ पर मिलेंगे। राहुल ने चीना को एक पता दिया था और उसे बताया था कि वह हमेशा उसे वहीं पर मिलेगा। शहर से बाहर एक कब्रिस्तान में पीपल के पेड़ के नीचे राहुल का ठिकाना था। आकाश चीना के साथ वहां पर जाते हैं। वे दोनों उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर राहुल को आवाज़ देते हैं। कुछ देर बाद राहुल की आवाज़ चीना को सुनाई देती है, जो चीना को कह रही थी कि हाँ चीना, मैं आ चुका हूँ, क्या बात है। चीना राहुल की आवाज़ सुनता है और आकाश को बताता है कि राहुल यहाँ आ चुका है। आकाश राहुल को बताता है कि पवन की पत्नी अंकिता और उसके भाई अविनाश की शादी तय हो चुकी है। वे जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि अंकिता की शादी यवन यानी पवन की वापसी, जो मौत की आंधी लेकर आएगी। यह सुनकर राहुल को मन ही मन सोचता है, तुम यह क्या बात कर रहे हो अंकिता? तुम नहीं जानती कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। वह अभी जिंदा है, लेकिन तुम डरो मत। मैं भले ही अपना शरीर त्याग चुका हूँ, लेकिन हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वही पुराना घर जिसमें पवन रहता था। पवन आईने के सामने खड़ा था और खुद को देख रहा था। वह खुद से कह रहा था, अंकिता जो भी फैसला लेगी वह सही है। वह सारी उम्र अकेले नहीं बिता सकती, उसे किसी का साथ चाहिए। लेकिन तभी उसे कुछ होता है और वह अपने सिर आईने में मारता है। आईना टूट जाता है और पवन के सिर से खून बहने लगता है। उसकी आवाज़ बहुत भारी, आंखें लाल और चेहरे पर गुस्सा था। अंकिता सिर्फ मेरी है और मेरे और अंकिता के बीच जो भी आएगा मैं उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह पवन के अंदर का शैतान था जो दिन ब दिन पवन पर हावी हो रहा था। अंकिता अपनी शादी की शॉपिंग कर रही थी। वह एक साड़ी की दुकान पर आईने में अपने ऊपर साड़ी लगाकर देख ही रही थी कि उसके ऊपर कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी। उसकी नज़र आईने में पड़ती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है।
आईने में ध्यान से देखती है कि कौन देख रहा है, और वह कोई और नहीं, पवन था। वह पवन को देखकर बहुत डरती है। उसका डर उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। अविनाश उसकी ओर देखता है और उससे कहता है, क्या हुआ अंकिता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अंकिता घबरा कर कहती है, हाँ अविनाश, मैं ठीक हूँ, बस अजीब सा महसूस हो रहा है। चलो हम घर चलते हैं। ठीक है। और वो दोनों घर चले जाते हैं। लेकिन अभी भी अंकिता को डर लग रहा था। वो पवन को देखकर बहुत डरी हुई थी। अंकिता और अविनाश के जाने के बाद पवन भी वहां से जाने लगता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पीछे मुड़कर देखता है, वह कोई और नहीं पर उसके हाथ को तो अभी भी किसी ने पकड़ा हुआ था। यह देखकर पवन कहता है, राहुल, क्या तुम हो? उसका शक सही था। उसके हाथ को पकड़ने वाला राहुल ही था। अब राहुल और पवन एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, पर पवन उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो ये जरूर जानता था कि उसका हाथ राहुल ने ही पकड़ा है।